नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, इससे पहले हमने जाना कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के क्या फायदे हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हुए लोगों को, इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों कि आज विश्व के 100 से अधिक देशों किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। किसी न किसी तरीके से मतलब है बच्चों, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक तंत्र है, एक तंत्र यानी कि एक ही राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, पर कहीं ना कहीं वो चुनाव करवाते हैं और अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बताते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, औपचारिक यानी कि कुछ न कुछ संविधान यानी कि एक नियम कानूनों की एक किताब है। इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है, और साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार हों, यानी कि ये जो संविधान की जो किताब है, जो लिखित संविधान होता है, उसके हिसाब से ही कानून बनाए जाते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हो। पारदर्शिता यानी कि इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है कि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता लगा सकता है। यानी कि आरटीआई सूचना जो नियम है, सूचना अधिकार का जो नियम है, उसका यूज कर सकता है। उसे न सिर्फ यह जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, यानी कि क्या कानून बन रहा है, किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, उन सब मुद्दों के बारे में जानने का अधिकार एक आम नागरिक को होता है। लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि, अब मैं बात करूंगा बच्चों लोकतंत्र शासन ही बेहतर क्यों है। एक तो होता है बच्चों लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र और एक होती है तानाशाही। तो इनमें क्या फर्क है और लोकतंत्र के क्या फायदे हैं उसकी मैं बात करूंगा। कि लोकतंत्र नागरिकों को समानता के भाव को बढ़ावा देता है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिकों को समान भाव से देखा जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। अब चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे रंग के आधार पे हो, चाहे नस्ल के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, यानी कि उसके मान सम्मान को बनाए रखता है। लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, यानी कि अगर एक लोकतंत्र है जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं तो जनता की भलाई के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। लोकतंत्र टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है, यानी कि देखो बच्चों लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों का बराबर का हक रहता है। तो जब सभी का बराबर का हक रहेगा तो आपसी टकराव की जो मामले हैं उनमें गिरावट आएगी। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, यानी कि आप संविधान संशोधन के तहत या उस बिल को कैंसिल करके भी अपने आप में सुधार या अपने उन कानूनों में सुधार भी कर सकते हो। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिसमें सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है कि कैसे चुनाव होंगे, कैसे एक सरकार बनेगी और वो जो सरकार बनेगी कैसे वो कानूनों का निर्माण कर सकती है, कैसे पहले से बने कानूनों में संशोधन कर सकती है। यानी कि अगर उन्हें लगे कि पहले जो कानून बने थे उनमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रहेगी, कहीं ना कहीं लोगों के हितों का जो जिस सोच के साथ वो बनाया गया था वो पालन नहीं हो रहा, तो वह उनमें बदलाव भी कर सकती है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की गारंटी होती है, कुछ जैसे कि अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है बच्चों, तो उसमें सभी प्रकार की समानताओं का जिक्र किया गया है। लोकतांत्रिक शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार है और वैध शासन होता है, यानी कि वैध शासन का मतलब बच्चों क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है तो कहीं ना कहीं लोगों के हितों का ध्यान रखती है। उत्तरदायी सरकार, यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है, यानी कि कैसे एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही चुनकर आई है, और अगर वो लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखती तो अगले आने वाले जो आम चुनाव होंगे उनमें उनके द्वारा लोगों के द्वारा उसे बदला भी जा सकता है। तो उसी डर के कारण एक उत्तरदायी सरकार बनती है, उन सरकार को लोगों के लिए कार्य करना पड़ता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेही होती है, यानी कि वो क्या कर रही है, कौन से कार्य लोगों के हितों के लिए है या नहीं, उन सब का ध्यान रखती है।
क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अगले आम चुनाव में अपने नेता बदल सकते हैं। हर कामकाज का उत्तर देना जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी है। यानी कि अगर उनसे कोई सवाल पूछेगा कि आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, तो उन्हें उनका ब्यौरा देना पड़ेगा, उन्हें उन कामों का जो लेखा जोखा है वो सबके सामने लाना पड़ेगा। जिम्मेदार सरकार। लोकतांत्रिक सरकार अधिक पारदर्शी होती है। पारदर्शी मतलब लोगों के प्रति जवाबदेही उसकी तय होती है, लोग उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, लोगों को हर एक चीज बताने के लिए बाध्य होती है। जनता के पास यह जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन तरीकों से लिए जाएं या सरकार ने कोई कार्य कैसे किया। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और जनता का ध्यान रखती है। और वैध सरकार की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन यह लोगों की जरूरतों को अनदेखा नहीं कर सकती। यानी इसे लोगों के हितों के लिए कार्य करना जरूरी है। और इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है और लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। यानी कि राजतंत्र न चाहकर लोकतंत्र की मांग करते हैं। क्योंकि बच्चों लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार बनी जाती है उसे हटाने की जो ताकत होती है कहीं ना कहीं जनता के पास रहती है। पर अगर एक राजतंत्र है तो उस राजा को कभी कोई नहीं हटा सकता। आर्थिक समृद्धि और विकास, कि कैसे आर्थिक समृद्धि और विकास जुड़ा हुआ है लोकतंत्र और राजतंत्र या एक तंत्र से। यदि आर्थिक समृद्धि की बात की जाए तो इसमें तानाशाही शासन यानी कि एक व्यक्ति अपने आप को राजा या सम्राट घोषित कर दे, सभी शक्तियां सभी ताकतें अपने हाथ में ले ले, तो उसे कहते हैं तानाशाही सरकार, जो सिर्फ अपने हिसाब से फैसले करे, लोगों को हितों का भी ध्यान न रखे। के मामले में आगे दिखता है 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़े का अध्ययन करने से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। यानी कि ज्यादा आर्थिक समृद्धि हुई है लोगों की तानाशाही सरकार में, क्योंकि तानाशाही सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होती, वो अपने हिसाब से कोई भी फैसले ले सकते हैं जो उन्हें उचित लगते हैं। लेकिन कई लोकतांत्रिक देश हैं जो दुनिया की आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार का प्रारूप किसी देश का आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला अकेला कारक नहीं है। यानी कि अकेला सरकार का प्रारूप ये निर्धारित नहीं कर सकता कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है तो यहाँ समृद्धि होगी और यहाँ राजतंत्र या तानाशाही है तो यहाँ समृद्धि नहीं होगी, या यहाँ तभी समृद्धि होगी जब यहाँ पर अगर तभी समृद्धि होगी जब तानाशाही राज है। तो ये कोई भी एक फिक्स डिसाइड नहीं है बच्चों। इसके अन्य कारक भी होते हैं जैसे जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएं आदि। इसलिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अन्य सकारात्मक पहलुओं को भी देखना पड़ेगा और इस दृष्टिकोण से लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बेहतर है। यानी कि आप अकेली आर्थिक समृद्धि को देखकर कोई भी फैसला नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि तानाशाही सरकार में आर्थिक समृद्धि ज्यादा है तो सभी लोग तानाशाही शासन चाहते हैं, पर ऐसा कोई नहीं चाहता बच्चों। हर एक व्यक्ति के आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता की बात भी होती है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो तानाशाही से बेहतर मानी जाती है। असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। आर्थिक असमानता का मतलब बच्चों अमीरी और गरीबी का जो फासला है उसकी बात कर रहे हैं अपने। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है और गरीबों और अमीरों की आय के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, यानी कि अंतर जो है वो काफी ज्यादा है। और लोकतंत्र अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता मिटाने में असफल ही रहा है। यानी कि लोकतंत्र के द्वारा ये जो बीच की जो खाई है इसे भरा नहीं जा सका है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करना और मतभेदों का समाधान निकालना सीख जाते हैं और अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं जैसे श्रीलंका। अब देखो बच्चों हुआ क्या, अगर एक लोकतांत्रिक सरकार है
तो लोकतांत्रिक सरकार में हर एक वर्ग के लोग चुनकर जाते हैं, हर एक वर्ग अपने जो प्रतिनिधि से चुनकर सरकार में भेजता है, और वो जो प्रतिनिधि है वहां उनकी मांग रखता है, यानी कि सबकी हिस्सेदारी बराबर है सरकार के अंदर। जब सबकी हिस्सेदारी बराबर है तो किसी भी तरह के टकराव की उम्मीद ही नहीं बनती। पर वहीं अपवाद स्वरूप मैं बात करूं बच्चों श्रीलंका के अंदर बच्चों जो अपवाद है, क्योंकि यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे सही ढंग से नहीं बनाया गया। यहाँ सिहिलिया जो जाति है उनको उच्च जाति का दर्जा दे दिया गया है, या एकमात्र जो राजकीय भाषा है उसका दर्जा दे दिया गया है। वो कहीं ना कहीं जो तमिल लोग हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं। तो यहाँ लगातार गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है, और भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए हैं और अपने हक को प्राप्त किया है। यानी कि बच्चों अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जनजातियों की, या एससी जनजाति, SC ST जो ये जातियां हैं, या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो आज़ादी के समय काफ़ी पिछड़े हुए थे, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था, उनके हितों का संरक्षण नहीं किया जाता था, पर एक लोकतांत्रिक सरकार के कारण उनको ऊपर उठाया गया, उन्हें आरक्षण दिया गया, और इसी के कारण वे आगे बढ़ सके। महिलाओं की समानता। अब अगर मैं महिलाओं की समानता की बात करूं कि लोकतांत्रिक सरकार होने के कारण कैसे महिलाओं की समानता में भी वृद्धि हुई है, तो लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई, और आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है, और तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त होते। जिसका हालिया अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में फिलहाल अगर मैं बात करूं तो तानाशाही सरकार ही है, और वहां महिलाओं का दमन काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफ़ी कम है, और आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं। और यह संभव हुआ बच्चों लोकतंत्र के कारण। लोकतंत्र के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया उसके कारण यह सब कुछ संभव हो पाया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने लोकतंत्र के परिणामों की बात की कि लोकतंत्र के क्या क्या परिणाम रहे। अब हम मिलते हैं हमारे इसी सीरीज यानी कि राजनीति विज्ञान के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।